नमस्कार। हिंदी स्टार विश्वरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बनता है रेडियो नाटक और ये टॉपिक आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, रेडियो नाटकों का लेखन अन्य माध्यम के लेखन से कुछ कठिन क्यों होता है? उत्तर, रेडियो नाटक का लेखन अन्य माध्यम के लेखन से इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसमें स्टेज डेकोरेशन, जिसे आप मंच सज्जा कहते हैं, वस्त्र सज्जा मतलब सजावट, जो कपड़े पहनते हैं, फिर उसके नाटक के पात्र और अभिनेताओं के चेहरे के हाव भाव, उनकी भाव भंगिमा आदि को संवादों और ध्वनि के प्रभावों के माध्यम से ही प्रस्तुत करना होता है। इसलिए रेडियो नाटकों का लेखन अन्य माध्यम के लेखन से कुछ कठिन होता है। मुझे लगता है कि भी आपको कम समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अन्य माध्यम के लेखन है, वहाँ जो पात्र अभिनय करते हैं वह अपनी भावभंगिमा से, अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने वस्त्र से या डायरेक्टर स्टेज डेकोरेशन से, मंच सज्जा से चीज़ों को कंप्लीट कर देता है, पूरा कर देता है। लेकिन रेडियो नाटकों में नाटक लिखने वाले को सारा कुछ ध्वनि के प्रभावों के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट गिरने का दृश्य है, तो इसे रेडियो नाटक में आवाज़ के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन बाकी माध्यमों में वो सीधे प्लेट गिरेगी और दिख जाएगी। गुस्से का भाव है तो रेडियो नाटक में वो अपनी आवाज़ से जो रेडियो नाटक का पात्र है प्रस्तुत करेगा, लेकिन बाकी में आवाज़ से तो करेगा ही, हाव भाव से प्रस्तुत करेगा। इसलिए रेडियो नाटकों का लेखन अन्य माध्यमों के लेखन से कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि सारी बातों को ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही संप्रेषित करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। अगला प्रश्न, रेडियो नाटक लेखन हेतु कहानी का चयन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर, रेडियो नाटक लेखन हेतु ऐसी कहानी का चयन करना चाहिए जिसमें ज़्यादा एक्शन ना हो, एक्शन प्रधान कहानी ना हो, क्योंकि एक्शन प्रधान कहानी रेडियो पर उबाऊ और संप्रेषणहीन मतलब कम्युनिकेशन लेस हो जाएगी। कैसे? भाई, एक्शन को तो आप करके दिखाएंगे ना, अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, और एक्शन आप साउंड में कितना दिखा पाएंगे। इसलिए ज़्यादा एक्शन वाली कहानी होगी तो उसको रेडियो नाटक में रूपांतरित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साधारण कहानी को ही नाटक में बदला जा सकता है, जिसमें ज़्यादा एक्शन होगा उसको रेडियो नाटक में बदलना मुश्किल हो जाएगा। और उसमें ज़्यादा एक्शन देंगे तो दर्शकों को बहुत बोरिंग लगेगा, उबाऊ लगेगी और वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाएगी। तीसरा प्रश्न लेता हूं मैं, रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या कम क्यों रखनी चाहिए? तो रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज़ के सहारे पात्रों को पहचानते हैं या याद रख पाते हैं। पात्रों की संख्या अधिक होगी तो श्रोताओं को उन्हें याद रख पाना कठिन होगा और ऐसे में रेडियो नाटक अप्रभावी हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा सवाल ये बनता है कि रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या रखनी कितनी चाहिए? तो रेडियो नाटकों में 5 से 6 पात्रों की को ही रखना चाहिए। अगर 15 मिनट का नाटक है तो, 30 से 40 मिनट का नाटक है तो 8 से 12 पात्र रख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अधिकतम इसमें 15 से 20 पात्र ही रखने चाहिए। लेकिन रेडियो नाटक तभी बेहतर होगा जब उसमें कम से कम पात्र होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेडियो नाटकों की अवधि कितनी होती है। मतलब एक सवाल ये बन रहा है कि रेडियो नाटकों की अवधि कितनी होती है और क्यों, मतलब कितने लंबे होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए। तो रेडियो नाटक सामान्यतः 15 से 30 मिनट के होते हैं। अब फिर ये सवाल है कि 15 से 30 मिनट का क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक ही मानी गई। अर्थात कोई मनुष्य एकाग्र होकर के 15 से 30 मिनट तक ही रह सकता, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। जैसे आप खुद पढ़ने बैठते होंगे तो आधा घंटे बाद या 15 मिनट बाद लगता होगा कि नहीं, अब थोड़ा सा हट जाते हैं, कुछ कर लेते हैं या कोई दूसरी चीज़ उठा लेते हैं। तो ये 15 से 30 मिनट की अवधि
एकाग्रता की मनुष्य की मानी गई है, इसलिए रेडियो नाटकों की अवधि 15 से 30 मिनट ही रखना उचित होता है। अगर बड़ा नाटक है तो उसको धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। अगला प्रश्न ये है कि रेडियो के लिए संवाद लेखन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रेडियो के लिए आप संवाद लिख रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जवाब है, रेडियो नाटक के लिए संवाद लेखन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जिस चरित्र को संबोधित कर रहा है उसका नाम लेना आवश्यक है, क्योंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है ये हम देख नहीं पाते। जो कह रहा है जिसके बारे में उसका नाम डायलॉग में आना चाहिए, नहीं तो क्या है, क्योंकि हमें दिखाई तो नहीं पड़ रहा है तो हम जान ही नहीं पाएंगे कौन किससे बात कर रहा है। इसलिए जब रेडियो नाटक में संवाद लिखें तो उसमें कौन किससे कह रहा है तो नाम के साथ संबोधित करें। जैसे शोले फिल्म का डायलॉग आपको याद होगा ना, अरे ओ सांभा उठा तो जरा बंदूक और लगा इन कुत्तों पर निशाना। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सांभा के लिए कह रहा है, लेकिन कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है तो नहीं स्पष्ट होगा। अगर इसी को ये बोलता अरे ओ सांभा उठा तो जरा बंदूक और लगा जय और वीरू पर निशाना तो समझ में आ जाता। तो खैर ये तो आपने फिल्म देखी, आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। मैंने आपको उदाहरण देने के लिए बताया कि रेडियो नाटकों में संवाद लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन संवाद बोल रहा है, संवाद का मतलब डायलॉग होता है, और किसके लिए बोल रहा है उसका नाम लेना आवश्यक होता है। रेडियो नाटक लिखने के लिए कहानी कैसी होनी चाहिए। प्रश्न क्या है, रेडियो नाटक लिखने के लिए कहानी कैसी होनी चाहिए, अर्थात किस प्रकार होनी चाहिए, अर्थात किस तरह की कहानी को आप रेडियो नाटक में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप सुनिए, रेडियो नाटक के लिए कहानी सिर्फ घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि घटना प्रधान कहानी होगी तो उसको रेडियो नाटक में रूपांतरित करने में, बदलने में समस्या उत्पन्न होगी। घटनाओं को कैसे दिखाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेडियो माध्यम है नाटक का बड़ा सीमित है, उसमें हम जो प्रभाव डालते हैं सिर्फ आवाज़ के माध्यम से डालते हैं, साउंड के माध्यम से, और कोई माध्यम नहीं है। दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए रेडियो नाटक के लिए कहानी की अवधि ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत बड़ी कहानी ना हो। क्यों बड़ी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर 15 से 30 मिनट से ज़्यादा की कहानी होगी तो दर्शक ऊब जाएगा और आपका नाटक छोड़ के चला जाएगा या दूसरे स्टेशन पर कार्यक्रम सुनने लगेगा। बड़ी कहानी होगी तो नाटक बड़ा बनेगा। समझ गए होंगे। फिर तीसरी विशेषता रेडियो नाटक की क्या होती है? पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मैंने पहले बताया कि ऐसी कहानी का चयन कीजिए रेडियो नाटक लिखने के लिए जिसमें पात्र कम से कम हो। 5 या 6 पात्रों वाली कहानी रेडियो नाटक लिखने के लिए सबसे उचित है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20, लेकिन बेहतर होगा कि 5 या 6 पात्र ही कहानी में हों। तो ऐसी कहानी को रेडियो नाटक में बदलने में बड़ी सुविधा होती है और वह नाटक बड़ा ही प्रभावशाली बन पाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और प्रश्न ये है, रेडियो के लिए लिखे गए उन नाटकों का उल्लेख कीजिए जो बाद में मंच पर बहुत सफल हुए। रेडियो के लिए लिखे गए ऐसे नाटक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग और डॉक्टर मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। रेडियो नाटक और रंगमंच के माध्यम में सबसे बड़ा अंतर क्या है? उत्तर, रेडियो श्रव्य माध्यम है जबकि रंगमंच दृश्य श्रव्य माध्यम है। मतलब ये हुआ कि रेडियो से सिर्फ हम सुन सकते हैं, लेकिन रंगमंच में उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। श्रव्य का मतलब होता है ऑडिबल और दृश्य का मतलब होता है विजिबल। तो रेडियो ऑडिबल माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, जिसे सिर्फ सुन सकते हैं और बाकी दृश्य श्रव्य दोनों हैं, अर्थात इसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। पहले रेडियो मनोरंजन का सबसे सस्ता एवं आसान साधन क्यों हुआ करता था? रेडियो मनोरंजन का सबसे सस्ता और आसान साधन इसलिए हुआ करता था कि उन दिनों ना तो टेलीविज़न था, ना कंप्यूटर था। सिनेमा हॉल या थिएटर थे तो बहुत कम संख्या में थे और आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। और रेडियो
गांव, दूर दराज, जंगल, पहाड़ी इलाका, कहीं भी उसकी पहुंच थी। इसलिए रेडियो मनोरंजन का सबसे सुलभ साधन होता था। और आज की बात बताऊं तो आज की तारीख में जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर रहते हैं, कारगिल, लेह लद्दाख की चोटियों पर ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनके लिए मनोरंजन का साधन आज भी रेडियो ही है। तो इसलिए रेडियो मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन इसलिए है कि वो सबकी पहुंच में था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करके आप हमारे हौसले को बढ़ाएंगे, हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।